नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है अनिश्चित काल के लिए। इसका लव्वलुआब क्या रहा? शुरू के 2-3 दिन विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, एक दिन सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। प्रदूषण जैसे विषय पर पहली बार विपक्ष की तरफ से, एलओपी की तरफ से खास मांग की गई कि इस पर एक चर्चा करा लेते हैं, स्वस्थ चर्चा करा लेते हैं। बिगड़ता पर्यावरण, तमाम दिल्ली की स्थिति, अन्य राज्यों की स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन 4 घंटे की चर्चा का समय भी तय हुआ, लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बिना चर्चा कराए सरकार भाग खड़ी हुई, ऐसा लगता है। 2 महत्वपूर्ण बहस हुई। वंदे मातरम पर 10 घंटे की बहस हुई, जिसका कोई लबोलुआब निकलता हुआ मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दिया। चुनाव सुधार की आड़ में एसआईआर को लेकर बहस हुई, तो इसमें बहस तो जो हुई सो हुई। इसमें राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जो तनातनी चली वो खबरों में ज्यादा आई और इसको अलग अलग ढंग से प्रसारित किया गया। आखिरी 4-5 दिनों में सरकार ने जबरन अपने 3-4 बिल पास करवा लिए। इसमें मनरेगा का नाम बदलकर जो जी राम जी रखना और मनरेगा को एक तरह से खत्म करने की कोशिश करना, वो वाला महत्वपूर्ण बिल शामिल था, जिसको एनडीए के साथी दल खासतौर से टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के खास अनुरोध के बावजूद भी स्टैंडिंग कमेटी को या पार्लियामेंट्री कमेटी को, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल नहीं भेजा गया। इतना विवादास्पद बिल था, इतना इंपॉर्टेंट बिल था, वहां भेज दिया जाता। शीतकालीन सत्र में ये बिल निखर कर आ जाता, क्योंकि इस तरह की कमेटियों में बिल जाते हैं तो वहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग अपनी बात करते हैं। तो क्या पता सरकार को अंदेशा हो गया हो कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भले ही कुछ बोल नहीं रहे हों, लेकिन मन ही मन तो दुखी हैं कि अब मनरेगा के लिए 40% पैसा उनको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे 40% रकम? पिछले साल केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया मनरेगा पर खर्च किया था। उस हिसाब से देखा जाए तो 40,000 करोड़ राज्यों को खर्च करने पड़ेंगे। और जिन राज्यों में छोटे हों राज्य हों, बड़े राज्य हों, आमतौर पर 4 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का कर्ज में है, वो राज्य कैसे आगे जा पाएंगे? मनरेगा पर थोड़ी सी बात और करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस में एफडीआई 100% कर दी गई। शांति नाम का बिल लाया गया, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब प्राइवेट लोग भी आ सकेंगे, क्योंकि 2047 तक 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। ये बिल भी बड़ा विवादास्पद है। इसमें जो लायबिलिटी लॉ है उसको लेकर व्यापक चर्चा हुई। आपको ध्यान होगा जब मनमोहन सिंह सरकार इस तरह का कानून बना रही थी, तब बीजेपी ने वाम मोर्चे के साथ मिलकर विरोध किया था कि लायबिलिटी लॉ बहुत सख्त होना चाहिए। लायबिलिटी यानी जो संस्था परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रही है, अगर परमाणु रिएक्टर में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, कोई लीकेज होता है, तो उससे जो जान माल का नुकसान होगा उसकी भरपाई वो संस्था करेगी। अब एक लिमिट बांध दी गई है 3,000 करोड़ की। अब ऐसे कैसे कोई सरकार तय कर सकती है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं परमाणु लीकेज हुआ तो नुकसान की भरपाई 3,000 करोड़ में हो जाएगी? ऐसा कैसे कोई तय कर सकता है? इससे ज्यादा तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी में मुआवजा देना पड़ गया था, वो भी बहुत लंबी 40 साल पुरानी बातें हो गई। तो इस लिहाज से भी बड़ा जरूरी था। मनरेगा वाले बिल पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बिना विपक्ष की मौजूदगी के दोनों सदनों में बिल जबरन पास करा लिया गया। तो इसे एक लोकतांत्रिक उचित व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। कैसे में कुछ लोग कह रहे हैं भाई चुनाव में गड़बड़ियां हो रही हैं, कथित रूप से वोट चोरी हो रही है, कथित रूप से बीजेपी वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। ऐसे में चुनाव में जाने का क्या फायदा?
आम मतदाता में से भी कुछ के मन में ये संशय उठने लगा है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो वोट उसी के खाते में जा ही नहीं रहा, गिना ही नहीं जा रहा, तो फिर वोट देने का क्या फायदा। अब पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही हैं कि चुनाव में उतरने का क्या फायदा। अब पॉलिटिकल पार्टियां सोच रही हैं कि लोकसभा में या राज्यसभा में संसद सत्र के दौरान जाने का क्या फायदा, जब हमारी सुनी नहीं जाती, हमारी बात मानी नहीं जाती, वो भी उस स्थिति में जब विपक्ष बेहद मजबूत है। एक तरह से देखें कि सत्ता पक्ष बीजेपी के 240 हैं और संयुक्त रूप से विपक्ष के 234 हैं। संयुक्त रूप से बीजेपी के 291 293 के आसपास हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और ऐसे में भी विपक्ष का सम्मान नहीं हो रहा, खासतौर से मनरेगा को लेकर। ये डिमांड बेस्ड एक्ट था, यानी गांव में किसी को चाहिए काम तो वो अप्लाई करेगा और उसको काम देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार उसके मजदूरी चुकाएगा और 15 दिन में केंद्र सरकार काम नहीं दे पाई तो अलग से वो भत्ता देगी। कभी भी कोई आदमी कहीं भी मांग सकता था पूरे इंडिया भर में। अब नीति आयोग के माध्यम से एक सरकार तय करेगी कि कहां कितना काम खोलना है। पहले ग्राम पंचायतों को मजबूत किया गया था, इसी बहाने ग्राम पंचायत जो होती थी गांव की, ग्राम सभा वो तय करती थी कि उनके गांव में मनरेगा के कितने काम खुलेंगे या कितने नहीं खुलेंगे। अब ये अधिकार भी नीति आयोग के पास चला गया है। हालांकि सरकार कह रही है कि नीति आयोग ग्राम सभा से मिलकर कोऑर्डिनेट करेगी। आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज व्यवहारिक है नहीं, प्रैक्टिकल है नहीं। फिर दूसरी बात है कि जब कृषि का बुआई कटाई का सीजन चरम पर होगा तब मनरेगा का काम रोक दिया जाएगा। अब यहां तय नहीं है 1 महीना बुआई का, 1 महीना कटाई का, 2 महीने, लेकिन साल में रबी और खरीफ 2 फसलें तो होती ही हैं। कुछ कहीं कहीं तो 3 फसलें होती हैं। तो क्या रबी में मनरेगा का काम रुक जाएगा या खरीफ में काम रुक जाएगा या रबी और खरीफ दोनों में रुक जाएगा? तो इस हिसाब से 4 महीने निकल जाएंगे। इसका भी कोई जवाब नहीं है। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही थी और अच्छी पॉलिटिक्स का भी काम कर रही थी और कांग्रेस को के खाते में यह श्रेय जा रहा था। तो बीजेपी को लगा कि बार बार मनरेगा का जिक्र आते ही फिर वही कांग्रेस की सरकार ने किया, यूपीए की सरकार ने किया, तो इसको खत्म करना है। इस मसले को, ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए चुनाव के समय। तो इसीलिए जी राम जी नाम की परियोजना ले आए हैं और मनरेगा को खत्म करने की विपक्ष के अनुसार साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर निराश कर देने वाला रहा शीतकालीन सत्र। वैसे भी संसद साल में जो चलती है उसके दिन लगातार घटते जा रहे हैं। आजादी के बाद संसद साल में 130, 135, 125 दिन चला करती थी। आज की तारीख में संसद 55-60 दिन चल रही है। अमेरिका में सीनेट 365 में से 200 दिन चलती है और अच्छी स्वस्थ बहस होती है। हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा समय मिले तो सोचिएगा इस पर भी। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।